नमस्कार सभी को। तो आज से हम आईए 2023 की तैयारी चालू करने जा रहे हैं। जी हाँ, आज से इस चैनल के ऊपर आपके आईए एग्ज़ाम 2023 की जो तैयारी है वो चालू होने वाली है। और आप सब जने सोच रहे होंगे कि सर ये आईए 2008 का प्रश्न पत्र क्यों लेके आए। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। और हिस्ट्री में जाने का मतलब है जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं उनके आपको पेपर पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर आपको भविष्य के लिए तैयारी करनी है आईए 2023 एग्ज़ाम के लिए, तो सबसे पहले आपको आईए 2008 में जो एग्ज़ाम हुआ, 11 में हुआ, 13 में हुआ और जो 18 के अंदर एग्ज़ाम हुआ, उन सभी के क्वेश्चन पेपर को आपको एनालाइज करना होगा और वो भी डिटेल के अंदर एनालाइज करना होगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लें, ये सारी चीज़ आपके लिए मैं करने वाला हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। ओके, तो आपको क्या करना है, देखिए वैसे इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं और सॉल्यूशन दे रखे हैं, तो इसको फटाफट करने वाले हैं और लास्ट में हम इसका एक डिटेल एनालिसिस बनेंगे कि भाई कितने सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चन आए। देखिए बच्चों, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि 2008 के अंदर कितने क्वेश्चन आए, किस किस सब्जेक्ट के अंदर, 2011 के अंदर कितने क्वेश्चन आए, 2013 के अंदर, 2018 के अंदर। उससे हमें एक तो ये पता चल जाएगा कि भाई जो आपका जो एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो किस ओर मूव कर रही है, भाई किस सब्जेक्ट को तो वो कम वेटेज दे रही है और किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दे रही है, फिर पेपर का लेवल किस तरीके से बढ़ा रही है, या पेपर सारी सब्जेक्ट के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इससे आपको एक स्ट्रेटेजी पता चलेगी कि भाई हमें किस दिशा के अंदर काम करना है। तो बिल्कुल ये सारी चीज़ आपके लिए मैं करने वाला हूँ, आपका दोस्त राजेश बड़ारिया, आपका भाई। पर आपको ये करना है कि इस चैनल को सपोर्ट करना है, मुझे आपको सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जितना मुझे आता है मेरे बारे में आपको मैं बता देता हूँ। मेरा नाम राजेश बड़ारिया है, मैं असिस्टेंट प्रोग्रामर हूँ। ओके, पिछले 9 साल से मैं जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकूँ आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। और ये आपका अपना चैनल है, इससे सपोर्ट जरूर कीजिए, इसको ढेर सारा प्यार दीजिए। तो अब हम शुरू करते बिना देरी के आइए 2008 एग्जाम का एनालिसिस। फटाफट से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके आंसर देखेंगे और लास्ट में हम क्या करने वाले, इसका डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो देखिए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। सीपीयू से आप क्या समझते हैं। तो देखिए 2008 का पेपर है, तो उस समय समझ ही सकते हो कि भाई टेक्नोलॉजी आज से कितने साल पहले की बात है, 15 साल पहले की बात है ना, 2008, 2018 और 2023। तो उस समय किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या उनकी मंशा रही होगी। ठीक है, तो सीपीयू से आपका क्या अभिप्राय है। कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोटेक्शन यूनिट और कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन यूनिट। तो यहाँ पे आंसर आपके पास लगा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की गति किस में मापी जाती है। सीपीयू की गति किस में मापी जाती है, बाइट्स, बिट्स, निब्बल्स और हर्ट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि सीपीयू की गति को हम किस में मापते हैं, हर्ट्स के अंदर मापते हैं। पेरिटी बिट के बारे में भी पूछा गया इसके अंदर। देखिए पेरिटी बिट क्या है, छोटे अक्षरों को दर्शाती है, त्रुटि की खोज करने के काम आती है, बाइट की पहली बिट दर्शाती है, बाइट की चौथी बिट दर्शाती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर पेरिटी बिट का काम क्या है, आपके ये एरर आइडेंटिफाई करती है। क्या करती है, ये एरर आइडेंटिफाई करती है। यहाँ पे 2 तरह की पेरिटी होती है, कौन कौन सी, इवन पेरिटी बिट और ओड पेरिटी। तो हम जब कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम डिटेल के अंदर इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। अभी हम क्या एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। 4 देखिए, कौन सा यंत्र छपी हुई फोटो को कंप्यूटर में भेजने का काम करता है। तो देखिए उस समय इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को काफ़ी महत्व दिया गया। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या है आपका ए। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल सकता है। इंटरप्रेटर, सिमुलेटर, कंपाइलर और कमांडर, पूरी को बदलना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंपाइलर का यूज़ करेंगे। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको आते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, वरना आप मेरे साथ चलते रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यूनिक्स, विंडोज़, पास्कल और लिनक्स। तो यूनिक्स है, विंडोज़ है, लिनक्स है, इसका मतलब पास्कल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फिर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है। सी भाषा के प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलना, असेंबली भाषा के प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलना, सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के भागों को संभालना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या वर्क है, यहाँ पे हो जाएगा आपका हार्डवेयर
और यहाँ पे आपके टॉप ऑफ हार्डवेयर के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, और यहाँ पे आपके क्या रहती है, एप्लीकेशंस रहती है, जैसे MS वर्ड हो गया, आपकी म्यूजिक सिस्टम आप सुनते हो वो हो गया, ओके, कोई सा भी वेब ब्राउजर होगा, और यहाँ पे आप रहते हो यूज़र। तो ये इंटरफेस की तरह कहाँ काम कर रहा है, हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच में, यही लिखा हुआ देखिए, सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के भागों को संभालना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एट यूनिक्स में PWD का अर्थ क्या है। यहाँ पे OS के अंदर आपको यूनिक्स के अंदर भी गए हुए, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, तो यूनिक्स से भी क्वेश्चन आता है। देखिए चीज़ों को आपको पहचानना सीखिए, पेपर करना, सॉल्यूशन बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, पर हम क्या करें, सॉल्यूशन करना हमारा मेन काम नहीं, क्योंकि 2008 में हो चुका है पेपर और आप सभी के पास है सॉल्यूशन। हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि भाई पेपर किस तरीके से बना है और क्या सोच रही होगी एग्जामिनर जिसने भी पेपर डिज़ाइन किया है। तो देखिए यहाँ पे यूनिक्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसकी आपको फुल फॉर्म पूछिए PWD, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। फिर नेक्स्ट देखिए, विंडोज़ में फॉर्मेट का अर्थ है। अब यहाँ से फॉर्मेट से क्वेश्चन आया, फॉर्मेट सुन के स्टूडेंट दो तरह से कंफ्यूज होते हैं। एक फॉर्मेट होता है जो विंडोज़ के अंदर क्या बताता है आपको कि भाई किस तरीके से फॉर्मेटिंग करनी है हमें डॉक्यूमेंट को, और एक फॉर्मेट होता है जब हम बहुत सारी फाइल्स हो जाती है उसको खाली करने के लिए हम राइट क्लिक करके फॉर्मेट करते हैं, उसको भी फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो यहाँ बात की आपकी विंडोज़ की, चयनित फाइलों को डिस्क से डिलीट करना, चयनित फोल्डरों को डिस्क से डिलीट करना, चयनित डायरेक्टरीज के समूह को डिस्क से डिलीट करना, सभी फाइलों और डायरेक्टरीज को डिस्क से डिलीट करना। तो यहाँ पे आपको विंडोज़ की बात की है, इसका मतलब हम किस चीज़ की ओर पाएंगे, सभी फाइलों और डायरेक्टरीज को डिस्क से डिलीट करना। ठीक है, जब हम जैसे मान लीजिए हमें कोई C ड्राइव है हमारे कंप्यूटर के अंदर और हमें उसे डिलीट करना है, तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और उसको क्या करते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं। वही चीज़ इसके अंदर आपके पूछी गई है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ से, विंडोज़ में MS कॉन्फ़िग कमांड क्या काम आती है। आपकी कमांड होती है MS कॉन्फ़िग, उसका क्या यूज़ है, प्रिंटर की सेटिंग करना, सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना, बेटा नेटवर्क की सेटिंग कॉन्फ़िगर करना और माउस की सेटिंग करना। तो यहाँ पे MS कॉन्फ़िग का काम क्या रहता है, सिस्टम को कॉन्फ़िगरेशन करने का वर्क रहता है। आप कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाके भी लिख सकते हो MS कॉन्फ़िग, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी है वो खुल के आपके बाहर आ जाएगी, है ना, वो खुल जाएगी कुल मिला के। कौन सा सॉफ्टवेयर पत्र, प्रार्थना पत्र इत्यादि बनाने के काम आता है। यहाँ देखिए पावर पॉइंट, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, एप्लीकेशन। ये बोल रहा है कि भाई आप कहीं जा रहे हो और आपको एक एप्लीकेशन टाइप करनी है, तो आप किस में करोगे, ऑब्वियसली बात है MS ऑफिस का जो सूट है उसके अंदर हम वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करेंगे। MS वर्ड देखिए बहुत ही मतलब ऊपर से क्वेश्चन पूछे और उस समय के हिसाब से पूछे गए कि भाई जब उस समय दौर ही था कि भाई कंप्यूटर अब लोगों के बीच में जा रहा है, आम जनता के पास नहीं था और प्रोसेस हो रहा है, जा रहा है, उस समय क्या मतलब स्टूडेंट समझ रहे होंगे इन चीज़ों को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। MS वर्ड में Ctrl+I का क्या कमांड है, तो Ctrl+I का क्या कमांड है, अक्षर सीधे है तो इंक्लाइन कर देना, इटालियन कर देना, उसको इटालियन बोलते हैं ना, चुने हुए अक्षरों को टेढ़ा कर देना, इटैलिक कर देना। MS वर्ड की फाइलों की एक्सटेंशन क्या होती है, उस समय MS वर्ड की आपके फाइलों की एक्सटेंशन क्या होती है, डॉक, क्या बोलते हैं हम, .doc। आज के समय में क्या होती है वो भी हम करेंगे तुलना, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे पेपर वाइज ये सारी चीज़ें हम कैटेगराइज करते रहेंगे। स्पेलिंग जांचने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं, तो स्पेलिंग जांच के लिए F1, F2, F7, F9, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा F7। MS वर्ड में Ctrl+B किस काम आता है, B मतलब बोल्ड करना, चुने शब्दों को बड़ा करना, पंक्ति में जाना, चुने शब्दों को बोल्ड करने के लिए, चुने शब्दों को टेढ़ा करने के लिए, तो क्या हो जाएगा आपके C इसका आंसर हो जाएगा। ओके, मौजूदा प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड डालने के लिए क्या करना होगा, अगर आपकी अब देखिए PPT से क्वेश्चन आ गया है ना, पावर पॉइंट से, और यहाँ अगर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं तो मैंने आपके सब्जेक्ट भी कैटेगराइज कर रखी है ना, किस किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर फंडामेंटल, मैंने MS ऑफिस को कंप्यूटर फंडामेंटल से अलग रखा है, फिर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से अलग रखा है, ताकि देखिए सब्जेक्ट की कैटेगराइजेशन अच्छे से होना जरूरी है। फिर मैंने MS ऑफिस के अंदर फिर से बताया कि वर्ड से आई है, PPT से आई है, एक्सेल से आई है, या आपके MS एक्सेस से आई है। ओके ठीक है, चलिए हम कहाँ तक पहुँच चुके थे। अगर PPT के अंदर आपको नई स्लाइड ऐड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल एड न्यू, इंसर्ट न्यू स्लाइड, फाइल ओपन और फाइल न्यू। तो इसका आंसर क्या, आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे और वहाँ से आप क्या करोगे, इंसर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप न्यू स्लाइड ऐड कर लोगे।
70th क्वेश्चन देखिए, मौजूदा प्रस्तुतिकरण पीपीटी फाइल में एक से अधिक स्लाइड को कैसे चुने। अगर आपको एक से ज़्यादा स्लाइड चुननी है तो आप क्या यूज़ करोगे भाई, कोई सी भी चीज़ हम एक से सेलेक्ट करते तो किसका यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली बात हम कंट्रोल के साथ, अगर बहुत सारे हैं तो हम ए का यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे ए का यूज़ होता नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए की जगह क्लिक बाय क्लिक हर एक साइड को हम क्या करते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंट्रोल के साथ प्रत्येक स्लाइड को हम क्लिक करेंगे। ओके 18 में देखिए, हैंडआउट्स में हेडर और फुटर डालने के लिए किसका प्रयोग होगा। ठीक है, हैंडआउट्स में हेडर अगर फुटर हमें डालना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, द टाइटल मास्टर, द स्लाइड मास्टर, द हैंडआउट मास्टर, F1 मास्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, द स्लाइड मास्टर। तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे जब मैं आपको स्टार्ट करूंगा क्लासेस, तो 1 बाय 1 बिल्कुल प्रैक्टिकली ही देखने वाले सारी चीज़ें। देखिए याद किताब भी कर लोगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको वैसे भी याद लिखवा ही रहे हैं, तो मैं भी लिखवाता रहूँगा, मतलब नहीं है, मेरा काम है आपको लॉजिकल वे के अंदर याद कराना। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को एक साथ देखने में किसका प्रयोग होता है, व्यू स्लाइड सॉर्टर, व्यू स्लाइड, व्यू मास्टर और व्यू स्लाइड शो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्यू स्लाइड सॉर्टर। कीवर्ड्स को पहचानिए, कीवर्ड्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। ओके नेक्स्ट देखिए, प्रस्तुतिकरण में जो स्लाइड विषय का परिचय देती है और प्रस्तुतिकरण का टोन सेट करती है उसे क्या कहते हैं, टेबल स्लाइड, ग्राफ स्लाइड, बुलेट स्लाइड और टाइटल स्लाइड। तो क्या हो जाएगा ये, डी टाइटल स्लाइड। ये बोल रहा है कि भाई किसी कोई स्लाइड बनी हुई है और यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन बता रही है कि भाई ये स्लाइड किससे रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी टाइटल स्लाइड। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा तार नेटवर्क एक कार्यालय के अंदर ही विद्यमान है। एक ऑफिस के अंदर अगर कोई नेटवर्क है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं एक साथ, तो किससे कनेक्टेड होंगे, किससे, लेन से। ये लेन है ना, मैं ए लगा रहा हूँ इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, FTP किसके लिए प्रयोग होता है। FTP किसी दूरवर्ती कंप्यूटर पर फाइल देखने के लिए, डोमेन का नाम पहचानने के लिए, होस्ट का नाम पहचानने के लिए, फाइल को नेटवर्क में भेजने के लिए। तो FT क्या होता है, FTP सबसे पहले क्या आपका एक प्रोटोकॉल है, इसके फुल फॉर्म क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और 21 पोर्ट पे वर्क करता है, 21 और 20। 21 के अंदर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है, ध्यान रखना, और 20 के अंदर ये क्या करता है, डेटा ट्रांसफर करता है। तो इसी तरीके से याद भी करना होता है आपको, 21 और 20। 21 पहले एस्टेब्लिश होगा फिर डेटा ट्रांसफर होगा, कई बार यहीं पे ही क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो FTP का काम क्या है, ये फाइल ट्रांसफर करता है आपके नेटवर्क के ऊपर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, TCP/IP मॉडल OSI मॉडल से पहले विकसित हुआ है, TCP/IP मॉडल OSI मॉडल के बाद में विकसित हुआ है, TCP/IP मॉडल OSI मॉडल के समांतर विकसित हुआ है, TCP/IP मॉडल OSI मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए विकसित हुआ है। तो देखिए यहाँ पे TCP/IP मॉडल जो आपका आया है वो 1970 एरा के अंदर आया है। ठीक है, उस दशक के अंदर आया, 1970s के अंदर, 71, 72, 73, 74, ये कभी भी आ सकता है ना। और वहीं हम बात करें OSI ISO, तो वो आया आपके 1980s के अंदर। तो कहीं 82 दे रखा है, कहीं 83 दे रखा है, कहीं 84 दे रखा है। तो मोस्टली हम क्या दशक से रिप्रेजेंट करते हैं, हम क्या करते हैं 1970s करके एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, या 90s 80s करके एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है, ये पूरे दशक को बताता है, 70 से 80। ये क्या बताता है, 80 से 90, इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे दशक। ठीक है, इस तरह से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो TCP/IP आपका OSI मॉडल से पहले विकसित हुआ है। तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ध्यान रखना है ना। और TCP/IP की कमियों को देखते हुए फिर ISO OSI मॉडल लाया गया, पर ऐसे सोच के बनाया गया कि ISO OSI मॉडल कंप्लीटली TCP/IP को रिप्लेस कर देगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओके ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा TCP/IP मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है। यहाँ अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ से फिर से आपके क्वेश्चन जो आए ना, लेयर से क्वेश्चन आया है। अगर आपने रीट का एग्जाम दिया हो ना, सॉरी क्या रीट का एग्जाम आपके किसी नोन ने दिया हो, तो वहाँ पे भी लेयर से क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो लेयर के बारे में आप जानते हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, आपकी कौन सी लेयर हो जाएगी। उसके बाद फिर सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ओके, और आपको TCP/IP के बारे में पूछा है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इनमें से आपको प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया खैर, तो TCP होता है आपका, UDP होता है, FTP होता है, कौन सा नहीं होता है आपका HCTP।
पर्टिकुलर लेयर के बारे में नहीं पूछा गया, आपको पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा टीसीपी आईपी मॉडल में ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है। सॉरी, मैंने आपको ये आईएसओ और ओएसआई लेयर बता दी है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नीचे की अगर आप 2 लेयर ले लोगे, इन दोनों को एक साथ मर्ज कर दो, नेटवर्क लेयर अलग रहेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर अलग रहेगी, और आपकी एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर एक साथ मर्ज कर दो, तो ये आपकी कौन सी लेयर बन जाएगी, आपकी टीसीपी लेयर बन जाएगी। किसी बुक्स के अंदर ये 5 दे रखी है और किसी बुक्स के अंदर ये 4 दे रखी है। ओके, तो आपको प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है, तो एचटीटीपी कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, टीसीपी आईपी निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है। अब आपको टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म के बारे में पूछ लिया गया है। देखिए टीसीपी आईपी से कितने क्वेश्चन आ गए, 1 2 3 क्वेश्चन उन्होंने दे दिए। ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ जीएसएम इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना, डी इसका करेक्ट आंसर है। www निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है, फिर से आपको फुल फॉर्म पूछ ली गई है, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। किसके बारे में पूछा गया है, www। ओके, तो क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करो, किस जगह ये ज़्यादा इम्पैक्ट दिया उस समय। अब हम जैसे जैसे चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई अब जो पेपर पैटर्न किस ओर मूव कर रहा है ना। इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज को अपलोड करने के लिए प्रयोग होता है, इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल है जो वेब पेज को अपलोड करता है, www, HTTP, FTTP और OSPF। तो हमारा आंसर क्या होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अपलोड कर रहे हैं ना, तो फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं हम। HTML किसका संक्षिप्त रूप है, हाइपरटेक्स्ट मीनिंगफुल लैंग्वेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इनमें से कौन सी वेब पेज की एक्सटेंशन नहीं है, तो HTML, ASP, PHP, RTF। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, D, RTF। ASP तो आपके .NET के अंदर यूज़ करते हैं ना, ठीक है, और PHP आपकी PHP लैंग्वेज के अंदर यूज़ करते हैं। RTF तो आपके वर्ड प्रोसेसर का एक्सटेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। डैश एक वैध लेबल नहीं है, एक वैध डोमेन लेबल नहीं है। .com होता है, COOP ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना, कोऑपरेटिव के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनके लिए। फिर PRO कौन यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो PRO यूज़ कर सकते हैं। .IND कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, C होगा, एक वैध लेबल नहीं है। और IND की जगह अगर वैध करना है, वैलिड क्या होता है आपका, IN होता है, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। देखिए यहाँ पे फ्रंट पेज MS ऑफिस का पैकेज है, ये क्या बनाने का काम आता है। तो देखिए 1997 से 2008 के अंदर फ्रंट पेज एक ऑफिस के अंदर एक टूल प्रोवाइड किया जाता था, जिससे हम क्या करते थे, वेब पेजेस को बनाने का काम करते हैं। पर 1997 से 2008 तक चला, उसके बाद इसको उससे विड्रॉ कर दिया गया आपके MS ऑफिस से। तो ये क्योंकि उस समय का क्वेश्चन था, 2008 के अंदर पेपर बना हुआ है, इसलिए इसके अंदर आपके अब फ्रंट पेज MS ऑफिस का क्वेश्चन डाला गया है। अब जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसके अंदर ऐसा क्वेश्चन देखने को हमें नहीं मिलता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे ही इतनी चीजें आ गई है। अब नई चीजों के बारे में पूछेंगे या पुराने के बारे में पूछते रहेंगे। ई कॉमर्स किसका संक्षिप्त रूप है, तो ई कॉमर्स आपको देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संक्षिप्त रूप है। HTML में एक अक्षर का फासला देने के लिए किसका प्रयोग होता है, BR। ये तो क्या कर देता है, आपके पेज को ब्रेक कर देगा। B यानी बोल्ड कर देगा, ये क्या कर देगा, स्पेस ला देगा। तो अगर आपको एक अक्षर का फासला लेना है तो आप किसका यूज़ करोगे, $NBSP। और इसकी जो फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस। क्या होती है इसकी, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, है ना इसकी फुल फॉर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, B आपका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट देखिए 34, फायरवॉल प्रयोग होता है। अब फायरवॉल आग से जलती हुई दीवार, ठीक है, तो ये भी कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी से क्वेश्चन पूछा गया उस समय भी। बारी वार्ता के चलते अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए, सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने वाले सभी प्रकार के यूजर्स को रोकने के लिए, सिस्टम को आग व गर्मी से क्रैश होने से रोकने के लिए, और सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश की अनुमति के लिए नहीं। देखिए एक्चुअली फायरवॉल का मतलब यही है कि यह आपका एक्सटर्नल वर्ड है और ये आपका एक कंप्यूटर है जो अपना काम करता रहता है चुपचाप, सीधी सी बात है, ठीक है। पर इसको काम करने के लिए एक्सटर्नल वर्ड से कनेक्ट करना ही पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्ड से कनेक्ट करना मतलब यहाँ पे बहुत सारे मतलब मेलिशियस पर्सन होंगे। ऑब्वियसली बात है, अपने घर से अगर हम बाहर जाते हैं बहुत सारे लोग मिलते हैं अलग अलग तरीके के, हम अलग अलग नेचर के। इसी प्रकार
कंप्यूटर के अंदर भी, नेटवर्क के अंदर भी अलग अलग लोग होते हैं, जैसे एथिकल हैकर होते हैं, रेड हैट हैकर होते हैं, ब्लैक हैट हैकर होते हैं। कुछ होते हैं जिनका काम ही यही कि दूसरे को डाटा को ख़राब करना, वायरस छोड़ देते, ट्रोजन छोड़ देते, वोम छोड़ देते। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर इन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे थ्रू क्या हो जाएगा, आपका वायरस आपके सिस्टम में एंटर कर सकता है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक टेक्निक का यूज़ किया गया जिसे हम क्या बोलेंगे, फायरवॉल। क्या बोलेंगे हम, फायरवॉल। ये क्या करती है, आग से जलती दीवार है। मतलब कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस के पास आया तो उसे जल के भस्म हो जाएगा, सीधी सी बात है। बिना इस कंप्यूटर की परमिशन के कोई भी इस आग की दीवार को पार नहीं कर सकता। जैसा नाम वैसा काम। तो इसका आंसर क्या है, बाहरी वार्ता के चलते अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए। ए इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इनमें से किसके समान है? ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डेड टेलीविजन ट्रांसमिशन, लैंडलाइन, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो क्या है इसका आंसर, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ओके, नेक्स्ट देखिए वीबी। हाँ, वीबी देखिए अभी आपके है नहीं, तो मैं वीबी के क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। इसको करने से कोई बेनिफिट है नहीं, फिर भी आप अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आपको मिल जाएगा, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ तक मुझे पता है वीबी तो नहीं है ना। नेक्स्ट देखिए अब सी के क्वेश्चन। सी भाषा में कौन सा लूप नहीं है? देखिए क्वेश्चन आप उस समय के, इफ एल्स, स्विच केस, इफ देन एल्स और फॉर। सॉरी, कौन सा लूप है ना, तो एक ही आंसर है, कौन सा, डी लूप है। निम्नलिखित में से कौन सा सी भाषा का डेटा टाइप नहीं है? अब डेटा टाइप के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो रियल, फ्लोट, डबल, इंट, तो कौन सा नहीं है आपका, रियल। कौन सा चिन्ह सी भाषा की स्टेटमेंट के अंत में आता है? देखिए आप, सेमीकोलन, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कोमा, क्या आ जाएगा, सेमीकोलन। सी प्रोग्राम में इनमें से कौन सी कमांड मूल्य निवेश के काम आती है? प्रिंटफ, स्कैनफ, पुटसी, कैरेक्टर। ये मूल्य निवेश का कहने का मतलब ये है कुल मिला के कौन सी ऐसी कमांड है जिसे हम कंप्यूटर के अंदर डेटा को इंसर्ट करा सकते हैं ना। निवेश मतलब कोई भी कैरेक्टर है उसको हम निवेश कर रहे हैं किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। तो आंसर क्या जाएगा, बी। कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर एक्सप्रेशन की ट्रुथ वैल्यू को उल्टा करता है? इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जो एक्सप्रेशन की लॉजिकल वैल्यू को उल्टा करता है? तो कौन सा है आपका, नेगेशन, ये नॉट ऑपरेटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर दो तथ्यों को एंड करता है? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पहचान होनी चाहिए लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है और बिटवाइज कौन सा है। तो ये आपका क्या हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर ये हो गया आपका बिटवाइज ऑपरेटर। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये। क्यों कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, एंड। तो देखिए ये दोनों तो है नहीं, हो नहीं सकते, ये दोनों एंड कर नहीं रहे। एंड कौन कौन सा कर रहा है, ए और डी कर रहा है। अब आपको पहचाना है लॉजिकल कौन सा है, बिटवाइज कौन सा है। ठीक है, चूंकि यहाँ लॉजिकल दिया हुआ है इसलिए हम आंसर कौन सा लगा जाएंगे, ये वाला आंसर इसके अंदर सही होगा आपके। ओके, देखिए अब इसका क्या काम है बताओ, इसका क्या काम है, इस तरीके से एंड करना, 1 और 1 1, 1 और 0 0। कौन सा निर्धारित शब्द सी भाषा में फ्लोटिंग पॉइंट मूल्य घोषित करता है? फ्लोटिंग पॉइंट की बात कर रहा है ना। जैसे वैल्यू हो गई आपकी 1.2345 डेसिमल के अंदर जो वैल्यू है उसको कौन बताता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोट, रियल, रियल तो होता ही नहीं है, इंटीजर, डेसिमल, डेसिमल नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। तो सी के अंदर अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर अगर आज का पेपर अगर आप देखोगे ना 2018 का हम करने वाले हैं, फिर देखना किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको उसी दिशा के अंदर तैयारी करनी है। सी भाषा में ब्रेक किस काम आता है? प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए, इफ स्टेटमेंट से बाहर निकलने के लिए, फंक्शन में से निकलने के लिए, लूप में से बाहर निकलने के लिए। तो ब्रेक देखिए जब कहीं भी आप यूज़ करोगे तो उस पर्टिकुलर जो भी आपके ब्लॉक है उसमें से बाहर निकाल देता है। अगर आप स्विच केस के ब्लॉक के अंदर आपने ब्रेक का यूज़ किया तो उस स्विच केस के ब्लॉक से आपको बाहर निकाल देगा। अगर आपने लूप के अंदर यूज़ किया तो उस लूप से आपको ये बाहर निकाल देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूप के एग्जीक्यूशन में डू वाइल प्रयोग होती है। जो देखिए लूप कौन सा होता है, एक तो होता है वाइल और एक क्या होता है आपके पास, डू वाइल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये सबसे पहले आपके क्या करता है, टेस्ट करता है। अगर कंडीशन मैच कर रही है तो ही आपको अंदर एंट्री देगा, वरना नहीं देगा। ये क्या करता है, एक बार तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराता है, फिर बाद में क्या करता है, ये टेस्ट कंडीशन को क्या करता है, टेस्ट करता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है।
तो कम से कम एक बार के लिए आपके जो भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट जरूर कराएगा। कौन सा? डू वाइल। नेक्स्ट देखिए, जब सी भाषा में एक फंक्शन अपने को बार बार सीमित समय के लिए प्रयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का क्वेश्चन है वैसे तो, मैंने सी के अंदर दिया है क्योंकि देखिए सी इज अ मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिकर्शन। रिकर्शन का मतलब क्या है? बार बार एक ही चीज़ को बार बार कॉल कराना, इसे हम क्या बोलते हैं? रिकर्शन बोलते हैं। और इसका बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? स्टैक। ये अभी जस्ट क्वेश्चन आया था, अभी जो सेट का पेपर था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया है ना। तो रिकर्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? स्टैक का यूज़ करते हैं। अभी सेट के अंदर क्वेश्चन आया ये, और शायद केवीएस के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक जैसे डेटा टाइप मूल्यों के संग्रह को कहते हैं एरे, मेन, रिकर्शन, कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको? एरे। एरे का मतलब क्या है? एक जैसे, जैसे ए बी सी डी, ये क्या है? सारे अल्फ़ाबेट्स, तो एरे बना लो 1 2 3 4, एरे बना लो। ऐसा नहीं कर सकता ए बी सी 1 2 3 4, इसके अंदर आपका एरे काम नहीं करेगा। हाई लेवल सी भाषा को किसने विकसित किया है? डेनिस रिची, सब जानते हैं। MS ऑफिस का एक्सेल प्रोग्राम किस काम आता है? डेटाबेस के लिए। यहाँ आप देखिए वापस MS ऑफिस आ गया है और उसके अंदर एक्सेल से क्वेश्चन पूछे गए। तो एक्सेल किस लिए काम आता है? डेटाबेस के लिए, स्प्रेडशीट के लिए, ग्राफ के लिए, ऊपर के लिए। तो MS एक्सेल तो भाई अपने आप में एक डेटाबेस है, तो सभी चीज़ के लिए काम आता है। एक्सेल के सभी सूत्र कहाँ से शुरू होते हैं? जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाओगे MS एक्सेल के अंदर, तो आप बताओ कहाँ से आप मतलब कौन सा आप सिंबल यूज़ करोगे? तो हम कौन सा यूज़ करेंगे? इक्वल टू ऑपरेटर। एक्सेल शीट में चुना हुआ सेल किससे दर्शाया जाता है? गहरा चौड़ा किनारा, बिंदुओं से बना हुआ किनारा, चमकता हुआ किनारा, ऊपर से कोई नहीं। तो एक्सेल के अंदर ये आपके ये सेल्स हैं, ये आपकी हो गई रोज और ये हो गई आपकी कॉलम्स। और आपको पूछ रहा है कि किसी सेल को सेलेक्ट कर रखा है तो किस तरह से दिखता है? तो आपको पता है वो हाईलाइट होता है। तो यही पूछा गया है कि चमकता हुआ किनारा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। MS एक्सेल में चुना हुआ क्षेत्र जो B1 से शुरू होकर G कॉलम की लाइन नंबर 10 तक जाएगा उसे क्या कहेंगे? तो मार्क कर दीजिए, ये A B C D E और यहाँ पे और ले लीजिए F और ये क्या हो गया? G, है ना। कहाँ से जा रहा है आपके चुना हुआ क्षेत्र? G B1। ये क्या हो गया आपके? 1 2 3 4। B1 कौन सा हो गया? ये वाला सेल हो गया ना। तो इसको अलग से मार्क कर देता हूँ, ये वाला सेल। अब किससे करूँ? मैंने पहले ही कर दिया यार, इसको इससे कर देता हूँ। ये हो गया आपका B1 सेल। B1 से कहाँ जा रहा है ये? देखिए यहाँ पे चौकर G कॉलम की लाइन नंबर 10 है G, और मान लीजिए लाइन नंबर 10 यहाँ है, ये वाली लास्ट वाली, तो यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ये सेलेक्ट करोगे क्या हो जाएगा? आपका पूरा का पूरा ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे आप? ऑब्वियसली बात है B1:G10। ठीक है, D से। MS एक्सेल में रो और कॉलम को विभाजन को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? उसको सेल कहेंगे। वर्कशीट में हाइपरलिंक के लिए क्या करेंगे हम? Ctrl+K। QTR2 QTR3 क्या दर्शाता है? यहाँ देखिए, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है चार्ट से। एक्सेल के चार्ट जो होते हैं ना, वहाँ पे पूछा गया है जब भी आप चार्ट बनाओगे तो आपको इस तरह से कॉलम बने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? QTR1 QTR2 QTR3। इससे आपके जो आप चार्ट बना रहे हैं वो आपके बन के तैयार हो जाता है। तो ये क्या होती है? इसको हम सीरीज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सीरीज से। ये क्या दर्शाता है? आपका सीरीज दर्शाता है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले QTR1, फिर QTR2 और फिर QTR3। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर देखिए अगर कोई, मेरे ख्याल से आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सोल्व करना चाहिए। ये चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ और बिल्कुल आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना चाहिए। अभी आपको पता नहीं चलेगा पर लास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है जब हम क्या करेंगे? इसकी तैयारी चालू करने वाले। इनमें से कौन सा सही विकल्प नहीं है? जब हम MS एक्सेस में नया डेटाबेस बनाएंगे, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, क्रिएट टेबल बाय यूजिंग विजार्ड, क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डेटा और क्रिएट टेबल बाय कॉपिंग डेटा फ्रॉम अनदर फाइल। तो इनमें से सही जो विकल्प नहीं है वो आपका कौन सा आंसर है? बी इसका करेक्ट आंसर है।
विजार्ड से हम टेबल क्रिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका क्वेश्चन है, आपका MS एक्सेस का क्वेश्चन है। MS एक्सेस के डेटाबेस में पासवर्ड डालने के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट सिक्योरिटी सेट डेटाबेस पासवर्ड, टूल सिक्योरिटी सेट डेटाबेस पासवर्ड, व्यू सिक्योरिटी सेट डेटाबेस पासवर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल अनुभव है तो आप आंसर लगा देंगे। MS एक्सेस में क्वेरी मोड में जाने के लिए क्या करेंगे, आप व्यू पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, टूल्स और विंडो, क्या आंसर हो जाएगा बी। MS SQL, ये पूछा गया SQL की कौन सी कमांड डाटा देखने के काम आती है, तो ये तो बता दोगे आप, व्यू इंसर्ट क्रिएट सेलेक्ट, क्या हो जाएगा सेलेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे जो 70 क्वेश्चन थे वो खत्म हुए। अब हम देखते हैं कैटेगराइजेशन, जो इस पेपर को करने का जो मेन मोटो था, किस लिए मैंने पेपर कराया, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर आपको ये पेपर मिल जाएगा। मेरा ये मोटो था कि एक बार आपको, ताकि क्विक आपको एनालिस रिवाइज हो जाए, अगर आपने प्रीवियस ईयर कर रखे हैं क्वेश्चन, नहीं भी कर रखे हो तो आप फटाफट देख लेंगे। तो अब जब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होगी। ओके, यहाँ देखिए मैंने सब्जेक्ट का कैटेगराइजेशन कर रखा है आपके लिए। लेफ्ट साइड के अंदर आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखी हुई है, और उसके जो सेकंड वाला फर्स्ट कॉलम ये रहा, सेकंड कॉलम के अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या पूछे गए यहाँ लिखे हुए हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से 3, MS ऑफिस से आपके देखिए यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे ये 23 है। MS ऑफिस से आपके कितने क्वेश्चन पूछे गए, 23 क्वेश्चन। कंप्यूटर नेटवर्क से 15 क्वेश्चन, और C से 12, विजुअल बेसिक से 13 क्वेश्चन। तो ये तो आप एक तरीके से भूल ही जाओ हाल फिलहाल के सीनियरों के हिसाब से, है ना। अब देखिए यहाँ पे कैटेगराइजेशन में अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने MS जो ऑफिस है आपको उसको भी फर्दर कैटेगराइज कर दिया है। यहाँ अगर आप देखोगे वर्ड, तो वर्ड के अंदर आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, PPT के अंदर 5, एक्सेल के अंदर 7 और एक्सेस के अंदर 4, टोटल कितने हो गए 23। तो ओवरऑल अगर आप पेपर को देखोगे ना, तो यहाँ पे जो ज़्यादा वेटेज दिया गया ना, देखिए यहाँ पे IA के हिसाब से देखोगे तो ये जो एक पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये अपने आप में क्या कहलाता है, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर ही आता है, ठीक है। ये पूरा वाला पार्ट मोस्टली मोटे तौर पे अगर हम देखें ना, तो कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर आता है। मैंने इसको फर्दर कैटेगराइज कर रखा है ताकि इन डेप्थ हम अच्छे से कैटेगराइज कर सकें। तो यहाँ देखोगे कि 23 और 4 कितने हो गए आपके 27, 27 3 30। अब देखिए 30 क्वेश्चन मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% होगा यार, अगर हम इसको निकाल देते VB को, तो वो आपके कंप्यूटर फंडामेंटल से पूछे गए थे 2008 के अंदर। क्या यही सीनेरियो आज के समय में रिपीट हो रहा है? नहीं, इस चीज़ का हमें एनालाइज करना है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन पेपर करने का मेन मोटो ये था कि आपको डिटेल एनालिसिस, इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, पहले पेपर के अंदर क्या पूछा जाता था और आज के सीनियर में चीज़ें कैसे चेंज हो रही है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश बडारिया। अगर आप चाहते हैं इस तरीके से मैं और भी वीडियोस लेके आया हूँ, तो देखिए वैसे मैं लेके आने वाला हूँ। अगर आप मना करोगे, वैसे तो मोस्टली स्टूडेंट ने कई बार बोला है सर आप तैयारी चालू कराइए, तो मैं आपके लेके आया हूँ। तो देखिए 2008 का ये मैंने एनालिसिस बता दिया है। अब हम 2011 का करने वाले हैं, फिर हम 2013 का करने वाले हैं, और फिर आगे हम किसका करने वाले हैं, 2018 के क्वेश्चन पेपर का, और फिर हम आएंगे 2023 के ऊपर। तो ये मोस्टली वीडियो भी आपके 1-2 दिन में ये सारे के सारे आने वाले हैं। जिस जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं अपलोड करूँगा, और बहुत ही जल्दी, मतलब बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ यूट्यूब के ऊपर क्लासेस। मेरा काम रहेगा आपको याद कराना चीज़ें, क्योंकि कंटेंट आपने खूब पढ़ लिया है, खूब कोचिंग कर ली है, बहुत सारी कर ली है। मेरा काम ही रहेगा आपको याद कराना बिल्कुल सही तरीके से, लॉजिक वे के अंदर। अगर कहीं फंसो तो क्वेश्चन आपको कैसे एलिमिनेशन मेथड से आपको क्वेश्चन किस तरीके से निकालना है, ओके। एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके आपको क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक ऐसे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।